तो लाइव है तस्वीरें और हम पहुंचे हैं ब्रास देवाजी धाम पर और हमारे साथ हैं साध्वी देवा ठाकुर। अखबारों में जैसी खबर आती है कि 3-4 पत्रकारों के और 2-3 महिलाएं हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया है, तो उनके पास पहुँचे कि ऐसा क्या हो गया कि पत्रकारों के खिलाफ जो है उन्होंने पर्चे दर्ज करवाए हैं। पहले इंटरव्यू और फिर पर्चे दर्ज करवाती है, ऐसा क्या हुआ? तो सबसे पहले एक बार मुलाकात करेंगे, पर सबसे पहले आप राम राम कर दीजिएगा। जी नमस्कार। और असंत हलचल पर विशेष तौर पर सभी को कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। दूसरी बात, आप क्या कह रहे हैं दिलबाग जी कि पत्रकार ऐसे होते हैं क्या? पत्रकार किसी की पर्सनल इमेज को डिस्टर्ब करते हैं क्या? नहीं, वो पत्रकार थे ही नहीं और पत्रकार का स्वरूप भी नहीं था। वो अपनी सिर्फ वीडियो बनाकर ब्लॉगर थे। और दूसरा, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, व्यू पाना, किसी की इज्जत के साथ मजाक करना, ये पत्रकार का काम नहीं है। हमारे पास आप जैसे अन्य पत्रकार आते हैं जो हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं। पत्रकार का काम होता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसे लोग पत्रकार नहीं हो सकते, पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं। आपने उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए हैं और आपने उनके ऊपर पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। ऐसा स्थिति क्यों पैदा? क्योंकि कल को और भी कोई पत्रकार आएगा, चाहे आप कहते हैं सोशल मीडिया से कोई भी आएगा, वो डरेगा फिर आपसे। ऐसा कभी नहीं होता है। हर आदमी को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है और कभी किसी के ऊपर झूठा पर्चा दर्ज भी नहीं होता। आज समय वो है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, सबूत के आधार पर पर्चे दर्ज हुए हैं और उनको पत्रकार कहना तो आप बंद ही कर दें। पत्रकार बिल्कुल नहीं कहें। पत्रकारों का मैं सम्मान करती हूँ और पहले भी करती थी और आज भी करती हूँ। दूसरी बात, डर की, क्या कोई एक पत्रकार डर सकता है? पत्रकार तो प्रधानमंत्री से नहीं डरते, पत्रकार मुख्यमंत्री से डरते। पत्रकार को डराने वाला व्यक्ति कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ और मैं तो कैसे डरा सकती हूँ? कैसी बात कर रहे हैं आप? 100 किलोमीटर दूर से आपका इंटरव्यू लेने के लिए वो लोग आते हैं, काफ़ी लोगों के द्वारा देखा जाता है। जब आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आपको उनके पर्चे दर्ज करवाने पड़े? 100 किलोमीटर से जब किसी मामले में वो आए, मैंने इंटरव्यू किया। दूसरी बार वो आए, इंटरव्यू किया, मिलियंस में उनके व्यू गए, इंटरव्यू किया। तीसरी बार किसी षड्यंत्र के तहत 5 से 6 लोग मेरे गांव के थे, बाहर से कोई एक महिला थी, 3-4 ये यूट्यूबर थे। इन्होंने मिलकर जिस तरह का षड्यंत्र करके मुझे दबाने का प्रयास किया, मतलब मेरे ही यहाँ आकर 5-5 लाख रुपए की डिमांड करना, नहीं तो कहते तुम्हारे पर्सनल मुद्दे चला देंगे। देखिए, जो चलना है वो चलना है, उस बात से मैं नहीं डरती, ना परवाह करती। तो बिना तथ्य के, बिना सबूत के, बिना थॉट्स के कभी कुछ नहीं होता है। सबूत के साथ पर्चे दर्ज हुए। तो साध्वी जी के भाई के पास कैसे उनका संपर्क हुआ? ऐसा क्या, कहाँ से? मेरा कोई भाई नहीं है वो। अच्छा जी। मेरा कोई उनसे पिछले 20 वर्षों से कोई लेना देना भी नहीं है। और मेरे रियल ब्रदर, आपको पता है, सेवा में हमेशा हाजिर होते हैं। दूसरी बात, गांव से, समाज से, आसपास के लोगों को जलसी, एक जलन, एक तकलीफ, एक फेमस होना, मीडिया में स्थान बनाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए कि ये डर के मारे शायद पैसे दे दे, उनमें से देवा ठाकुर नहीं है और ना ही पैसे देगी। तो जो महिला है, महिला ने क्या बिगाड़ा था? महिला का नाम क्यों आया? ये सारा जो षड्यंत्रकारी है वो महिला ही है। उस महिला का काम है कि वो कुछ आंदोलनों से शुरू हुई, फिर उसको लगा कि इससे मेरा फेस वैल्यू बढ़ेगी, कंटिन्यू प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दे के संबोधित करे, देश के प्रधानमंत्री को नपुंसक बता दे, कोर्ट को, उच्च न्यायालय को जो लेडी कोठा बता दे, जो महिला आरएसएस जैसे बड़े संगठन को बलात्कारी कह दे, जो महिला बैठी संसद में औरतों को नचनिया कह दे, क्या उस औरत के खिलाफ मुकदमे और नहीं बनते? मैं कोर्ट जाऊंगी और कोर्ट में ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाऊंगी। तो इसके अलावा देखिए किस प्रकार से जो है कुछ पत्रकार आते हैं। हम भी आज पहुंचे थे और हमने भी परमिशन ली थी कि देखिए हम आपका जो इंटरव्यू है वो बाहर ही करेंगे, क्योंकि कई बार डर लगता है। सच में देखिए ये उनके साथ बना है। आपको दिलबाग जी ऐसा नहीं लगता किसी महिला की प्रतिष्ठा पे, किसी महिला की इमेज पे इस तरह की बातें करके आप लोग सवाल उठा रहे हैं? क्या आपको, मैं विदेश से आई हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ,
मैं हरियाणा की यहीं की बेटी हूँ, इसी गांव की हूँ, इसी समाज में रहती हूँ। क्या एक महिला 5-5 पुरुषों का को बंधक बना सकती है? कहीं जायज़ है ये बात? उन लोगों ने एक जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि हमें बंधक बनाया गया अंदर। और ख़ास बात ये, एक उसके अंदर एक लाइन ज़रूर थी कि कुछ लड़के आए, वो 18 साल से नीचे थे। ऐसा क्या था? वो उन लड़कों को बदमाश बता रहे थे, ऐसा क्या? अपने ही मुंह से बोलते हैं कि हमने चाय पी, अपने मुंह से बोलते हैं कि रिस्पेक्ट की, अपने मुंह से बोलते हैं हमने इंटरव्यू किया, अपने मुंह से बोलते हैं कि हम आराम से गए, और अपने ही मुंह से बोलते हैं हमें बंधक बनाया। अपने मुंह से बोलते हैं कि वो मैच्योर बच्चे नहीं थे, 18 साल के थे। आप एक स्टेटमेंट पे कायम रहें। और दूसरी बात, मैंने अगर पत्रकारों के खिलाफ एक शब्द कभी बोला हो, आप निकाल के लेके आइए। उससे पहले मैं उसी चीज़ में चिंतित हूँ। इससे पहले भी आपके इंटरव्यू चलते आए हैं, हम लोग भी आए, कभी ऐसा मान सम्मान नहीं हुआ। लेकिन 100 किलोमीटर से कोई भाई आता है, चलिए माफ की, आप ये कहते हैं मैं पत्रकार नहीं है, वो व्लॉगर है, कोई बात नहीं, व्लॉगर होंगे, लेकिन कम से कम आपको ये चाहिए था भी बड़ी दूर से है, थोड़ा तालमेल बना करके आपने पर्चे दर्ज करवा दिए। ऐसे कोई बिना सबूत के, बिना आधार के क्या पुलिस पर्चे दर्ज कर देती है? आप जाइए ना, आप करा के दिखाइए पर्चा किसी का ऐसे दर्ज, आप मेरा कराइए ना, अगर मैं आप सही हूँ। ऐसा नहीं होता है कभी भी। दूसरी बात, विशेष तौर पर मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, जो व्यक्ति 2 बार 3 बार 4 बार मेरा इंटरव्यू करके गए, 5वीं बार हमारे परिवार की वीडियो बनाकर उसकी आवाज़ में अगर 5-5 लाख रुपए मांगेंगे तो शायद मैं क्या, कोई भी नहीं देगा। क्या आपने देने का ऑफर भी किया क्या? नहीं, मैंने साफ तौर पर मना किया और बोला कि देखिए मैं पैसे तो नहीं दूंगी, वीडियो छोड़ो, आप कुछ भी करिए और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। और मैंने तमाम मीडिया से निवेदन किया है, ऐसे लोग पत्रकारों की आड़ लेके जो काम करते हैं। और दूसरी बात, कल से मेरे पास कई पत्रकारों के, कई मीडिया कर्मियों के फ़ोन आ रहे हैं कि साध्वी देवा ठाकुर जो यहाँ पर मामला दर्ज हुआ उसमें समझौता करिए। देवा ठाकुर ने कोई लड़ाई लड़ी है ना, वो पूरी लड़ी है, मैं कोर्ट भी जाऊँगी और इस लड़ाई में कोई किसी का भविष्य खराब हो जाएगा जी। इस लड़ाई में ना तो मैं कोई समझौता करने वाली, ना मैं झुकने वाली, ना मैं डरने वाली, ना मैं धमकियों से डरने वाली। इस लड़ाई को मैं पूरा लड़ूंगी ताकि फिर कोई पत्रकार बदनाम ना हो सके। देखिए, चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप व्लॉगर हैं, किसी के इंटरनल जो मैटर है या पारिवारिक जो मैटर है, उनके बीच में दखल अंदाजी काफ़ी कई बार महंगी पड़ जाती है। लेकिन आज हमारा भी इनसे ऑफलाइन यही रहा कि आप वो पत्रकार हैं तो आप उनके साथ विनम्र निवेदन है किसी प्रकार से समझौता कर लें। लेकिन अपने लोगों की जो स्टेटमेंट थी दिलबाग जी, वो ये थी कि ये माइक, ये ब्लॉग बनाना तो अब शुरू किया हमने, यूट्यूब पे आए, पहले हम लोग बदमाश थे। अच्छा, तो ये वर्डिंग जिस लड़के की हो, जो बंदा ब्लैकमेलिंग करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, क्या असंध में, क्या निसिंग में, क्या करनाल में, क्या पुंडरी कैथल में पत्रकार नहीं थे? जी। क्या विशेष तौर पर नरवाना से उठ के 3 लोग एक महिला के भेजने के बाद आते हैं और इस तरह के एक लेडी के साथ बिहेव करते हैं? ओपन ग्राउंड में यहाँ बैठे थे हम, इसी जगह पे, पूरा आश्रम आप दिखा सकते हैं। क्या इस ओपन जगह पर किसी का किडनैप हो सकता है? नहीं। क्या एक लेडी 5 दबंग लड़कों को किडनैप कर सकती है? अगर ऐसा तो मतलब सोचने का विषय, चिंतित होना स्वाभाविक है। तो यहाँ बैठ करके जब आपकी बातचीत हुई तो कोई यहाँ सुलह हुई या नहीं हुई उस समय? नहीं, कोई सुलह जैसा विषय ही नहीं था। उन्होंने सीधा आके मुझे ये कहा, बल्कि उस दिन मेरे 4 कार्यक्रम थे, निसिंग गुरुद्वारे में, गांव पबनावा में, शाम को भाणा में मेरी रैली थी। मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी थी उस दिन। मेरे पास तो फ़ोन आया कि हमने गांव से आपकी वीडियो बनाई, आपके आश्रम के चारों तरफ की वीडियो बनाई, आपकी सिक्योरिटी इसमें लीक हो जाएगी, आपके कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड की, हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। साध्वी जी मेरे पास बैठ के बोले 5-7 लाख रुपए का जुगाड़। सिक्योरिटी क्या है? साध्वी को सिक्योरिटी क्यों जरूरत है? साध्वी क्या बाउंसर रखती है? क्या साध्वी को सिक्योरिटी की जरूरत है? मैं जहाँ पर बैठी हूँ उससे 2 कदम दूरी पे मेन रोड जा रहा है। आप आए, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरे लोग हैं यहाँ पर, मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ, मैं नथिंग एल्स, मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आई हूँ, मैं यहीं की बेटी हूँ। ये खुद की प्रॉपर्टी में हमने आश्रम बनाया और खुद का ही हमारा सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से अमृतपाल की तरह आई और स्थापित कर दिया दुबई से आके साम्राज्य और एक सिस्टम खड़ा कर दिया और मैं कोई फौज बना रही हूँ, ऐसा विषय। अमृतपाल के बारे में कुछ बोलना चाह रही हैं? क्या है अमृतपाल का, क्या सोचती हैं? मैंने 2 महीने पहले भविष्यवाणी की थी दिलबाग जी कि जो ये मिस्टर अमृतपाल खालिस्तानी है, ये 2 महीने बाद इसके पर्चे दर्ज होंगे, इसके साथियों पे पर्चे दर्ज होंगे और भारत की जो सरकार है, ना तो खालिस्तान बन सकता, ना खालिस्तान की यहाँ पे कोई जगह है। और ये जो भी मोमेंट चला रहे हैं
ये तमाम बुरी तरह से ख़त्म होंगे। तो अमृतपाल के बारे में तो ये बताया जा रहा है कि वो नशा मुक्त करने में जो है पंजाब में मदद कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है? ऐसा कौन सा मसीहा था अमृतपाल के जो नशा ख़त्म कर रहा था? क्या भारत की गवर्नमेंट सोई हुई है? क्या पंजाब सरकार सोई हुई है? क्या सिस्टम अगर एक 26 साल का 30 साल का लड़का ही आके चलाए तो वहाँ सरकार बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए, खालिस्तान जैसी एक मुहिम चलाकर नौजवान युवाओं को भ्रमित करके अवैध असले पैदा करके भारत को तबाह करने की अगर कोई कोशिश करेगा, ये मंसूबे तो कामयाब नहीं हो सकते थे। और ये बात मैंने 2 महीने पहले भी कही थी, अब भी कहूँ, अमृतपाल जैसे लोग इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। तो करनाल में भी जैसे धरने चले हुए हैं और पंजाब में भी चले हुए हैं, क्या स्थिति सोचते हैं लोग, मतलब उसके पक्ष में आएंगे अमृतपाल के? नहीं, अमृतपाल के पक्ष में नहीं आएंगे। कुछ भ्रमित लोग हैं, कुछ राष्ट्रद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं जो भारत और भारत माँ से और तिरंगे से प्यार नहीं करते। उन लोगों के माइंड वॉश हैं और कुछ नहीं है। जो सच्चा हिंदुस्तानी है अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए जान दे देता है, वो अपने तिरंगे का अपमान होते नहीं। सिखों के हमेशा पक्ष में रही हूँ, आज भी मैं सिखों के पक्ष में हूँ। सिखों ने बलिदान दिया, सिखों ने कुर्बानियाँ दी, सिखों ने अपने गुरुओं ने 4-4 सपूतों की कुर्बानियाँ दी। सिख नहीं होते तो शायद बंदे बहादुर जैसे लोगों ने सिख धर्म में आके हम लोगों की जनेऊ और चोटियाँ बचाई। बंदा बहादुर के लेके चाहे हरि सिंह नलवा को लेके ऐतिहासिक अगर मैं बात करूं तो सिखों की कुर्बानियां कम नहीं है। पर अमृतपाल जैसे नौजवान अगर देश में वो लोग जो गुरु लोग कुर्बानी देंगे, क्यों देंगे? इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आबरू के लिए, इवन बहू और बेटियों के लिए उन लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। इस्लामिक लोगों से वो लड़े और ये अमृतपाल आया और देश तोड़ने लग गया। तो ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। तो अमृतपाल के ऊपर ये आरोप भी लगते हैं, सरकार का ही बंदा है, वारिस ऑफ पंजाब का है, एक पार्ट है। तो और बाहर से 29 साल की उम्र है, बाहर से आकर के किस तरीके से एकदम से हाईलाइट हो जाता है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है, पंजाब के बिल्कुल बीचों बीच नए युवाओं को साथ लेकर के। क्या सोचते हैं, क्या क्या था उसके मन में? देखिए, वो एक फंडिंग हो रही थी, बहुत बड़ा एक साजिश थी देश तोड़ने की। और मुझे लगता है मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जब तक हैं, इस तरह की मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। और अमृतपाल जैसे लोगों का इनकाउंटर कर देना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को ज़्यादा जिंदा रहने का अधिकार नहीं। ये थे हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर और पत्रकारों के बारे में जो इनके विचार थे, जो इन्होंने कहा। क्या सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि पुलिस केस हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। कहीं किसी भी प्रकार का कुछ इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या लगता है पुलिस किस तरीके से आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी? पुलिस बड़ा फेयर काम करेगी। मुझे SP गंगाराम पुनिया जी पर पूर्ण भरोसा है। और हमारे जितने भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं बड़ा फेयर तरीके से कर रहे हैं। अगर इसमें किंतु परंतु होता तो 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा ना होता जी। और चाहे आप व्लॉगर हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, हमारा तो साफ सिर्फ आपसे एक विनम्र निवेदन है, किसी के फैमिली मैटर में, किसी के इंटरनल मैटर में आप न जाएं। मैं एक क्योंकि चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जो उस पत्रकार बनकर यूट्यूबर ने नरवाना से इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में उस महिला ने जो साध्वी की चाची होने का दावा कर रही है, उसने कहा कि साध्वी देवा ठाकुर एक वाल्मीकि समाज को लेके जाति सूचक शब्द कहे। और ये भी कहा साथ में कि साध्वी देवा, जब ये मुद्दा लोगों ने उठाया, वाल्मीकि समाज ने, अभी काफ़ी गर्म है ये मुद्दा, इस पर इंटरव्यू करवाऊंगी मैं आपके, काफ़ी लोग तैयार हैं, कि साध्वी देवा ठाकुर ने वाल्मीकि भगवान की मूर्ति स्थापना करा के शुद्धिकरण कराया। ऐसा झूठा एलिगेशन उन्होंने मेरे ऊपर लगाया। मैंने एक मूर्ति स्थापना गांव ब्रास में करवाई भगवान वाल्मीकि की, दूसरी गांव पाई में कराई अगले साल, तीसरी गांव सगा में मैं करवाने जा रही हूँ, चौथा वाल्मीकि समाज की बेटी का मैंने शादी की अपने ही गांव में, पांचवा वाल्मीकि समाज के से बहुत काम है जो मैंने किए। कोई राजनीतिक लालच नहीं था, ना दबाव था, ना समाज की कोई मेरे ऊपर ऐसी जिम्मेवारी थी। मैं पूछना चाहती हूँ, एक मूर्ति स्थापित करवा के अगर शुद्धिकरण किया तो दूसरी क्यों करवाई मैंने? तीसरा, आपने जाति सूचक शब्द वाल्मीकि समाज को कहे हैं मीडिया, और उस मीडिया कर्मी से मैं पूछना चाहती हूँ जिसके चैनल पे ये वीडियो वायरल हुई, अगर आप बहुजन समाज के हितैषी होते,
अगर आप वाल्मीकि समाज के हितैषी होते, अगर आप उस समाज की पीड़ा जानते, तो अपने चैनल पे जाति सूचक शब्द नहीं चलाते। वाल्मीकि समाज को चाहिए कि डेली पोस्ट का विरोध करें, उस लड़के का विरोध करें, उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करें जिस चैनल के ऊपर जाति सूचक शब्द बोले गए। इंटरनल मैटर और अंदर की जो बातें हैं, परिवार की जो बातें हैं, या फिर किसी के आवेश में आप करके किसी को गलत बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को अपने चैनलों पर न डालें जिससे विवाद पैदा होता है और FIR दर्ज होती है। तो आपसे भी नम्र नई नई अपडेट्स के साथ बने रहिएगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ, और बहुत कुछ है हमारे पास, बने रहें।